नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 8वां लेक्चर है दोस्तों। और इंडियन हिस्ट्री में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब देखो, जो पिछला लेक्चर था यानी 7वां लेक्चर था इंडियन हिस्ट्री का, वहां पर मैं आपको बता चुका था कि किस प्रकार सिकंदर यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती है, सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। और उसके बाद मैंने यह भी बताया था कि किस प्रकार नंदवंश जो कि मगध में शासन कर रहा था, वो समाप्त किस प्रकार होता है। नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, और घनानंद को कौन पराजित करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके नंदवंश को समाप्त करता है, और वहां पर मगध में एक नए वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की स्थापना। और इसमें सबसे बड़ा सहायक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो थे चाणक्य। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य बाद में अपना प्रधानमंत्री यानी सर्वोच्च मंत्री भी नियुक्त करते हैं। तो यहां तक दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य से पहले इंडियन हिस्ट्री हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब देखो, मौर्य साम्राज्य, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इसको जानना और डिटेल्स में हम यहाँ पे इसके बारे में जाएंगे। और हर टॉपिक जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, वो दोस्तों मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे किसी विशेष मतलब राजवंश से या पहले किसी राजवंश से तो था नहीं। एक छोटा सा बालक था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण करके यहाँ पे इस काबिल बनाया कि इन्होंने मिलकर नंद वंश को समाप्त करके घनानंद को पराजित किया और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है, और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं, और यहाँ पे नींव पड़ती है मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की अगर बात करें तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मगध के राजा बने रहते हैं, और इनके शासन काल में काफी विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य का। यहाँ पे अगर हम बात करें मैप की, ये देखो, यहाँ पे इस मैप को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यह है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार। इससे पहले जो नंद वंश था उसका मात्र सिर्फ मतलब यहाँ तक था, इस प्रकार था। मैंने आपको, ये मगध था और इस क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ये देखो, ये जितना भी ये व्यू आपको दिख रहा होगा, यहां से लेकर यहाँ पे हिंदकुश पर्वत, तो यानी अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में हिंदकुश पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पे बात करें अगर पश्चिम में, तो पश्चिम में यहाँ पे सौराष्ट्र से लेकर, सौराष्ट्र जो आज का गुजरात है, और दक्षिण में यहाँ पे कर्नाटक में अभी अशोक के समय, ठीक है, अशोक के समय और नीचे जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कलिंग है। तो कलिंग में अभी ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान कलिंग अभी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। कलिंग पर आक्रमण कौन करता है? अशोक करता है, और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला देता है। तो ये अभी क्या है? कलिंग अभी बाहर है। तो दक्षिण में यहां से लेकर, और अगर बात करें पूर्व की, तो पूर्व में यहाँ पे मगध से लेकर, तो ये पूरा साम्राज्य किसका था उस समय? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये आता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा साम्राज्य जो कि विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। अभी सेल्यूकस निकेटर कौन था? पिछली वीडियो मैंने आपको बता रखा है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें जरूर ज्ञात होगा। ये था सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का थल सेनापति। और ये उस समय कहाँ का शासक था?
बेबीलोन का। अब देखो बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर जब भारत से वापस मुड़ता है, वापस जाता है, तो जितने भी उसने विजिट किए थे प्रदेश, उनको अपने सेनापतियों को या जो उसके विश्वसनीय जो उसके सैनिक थे उनमें बांट देता है। वहां का राज्य प्रशासन उनको सौंप देता है। तो इसी प्रकार बेबीलोन का जो प्रशासक को नियुक्त करता है वो सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त करता है। तो सेल्यूकस निकेटर जो कि उस समय बेबीलोन का शासक था, ये क्या करता है, पुनः भारत पर आक्रमण करता है। और इस समय देखो सिकंदर के समय तो भारत में जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का राजा कौन था उस समय, वो था घनानंद, नंद वंश से संबंधित था। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करता है 305 ईसा पूर्व में, तो अब यहाँ पे नंद वंश नहीं बल्कि मौर्य वंश है, और मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसलिए 305 ईसा पूर्व में जब ये आक्रमण करता है सेल्यूकस निकेटर, तो ये इस युद्ध में पराजित हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित कर देता है। अब पराजित हो गए तो अब ये क्या करता है कि संधि करता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, इसका नाम क्या था, हेलेना, या इसका नाम कार्नेलिया भी था, तो इसका विवाह किससे करा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है और उससे संधि कर लेता है। और साथ ही साथ इसका एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत के इतिहास में बहुत सारे तथ्य इसमें मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिकांशतः जो जानकारी मिलती है वो इसी इंडिका पुस्तक से मिलती है। और ये इंडिका पुस्तक किसकी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। तो मेगास्थनीज ये किसका राजू था, सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। तो ये आपके लिए ये नोट करने वाला पॉइंट है। अब जो ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, इसका विवरण किसने किया है, तो एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे एम्पियानस। एम्पियानस ये नाम आपको नोट करना है। एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे एम्पियानस, इन्होंने इसका विवरण किया है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उनके विवाह का विवरण किसने किया है विस्तार से, एम्पियानस, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे। तो यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब विवाह तो हो जाता है, तो साथ साथ सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, 4 क्षेत्र देता है दहेज में, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, दहेज रूप में। ठीक है, यहां मैं नोट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया काबुल, क्योंकि ये किसके अंतर्गत उस समय आते हैं, ये तो देखो ये सिकंदर ने जीते हुए क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये उस समय किसके अधीन आते क्षेत्र, ये निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के अधीन आते थे। यहाँ पे काबुल हो गया, उसके बाद कंधार हो गया, उसके बाद तीसरा यहाँ पे है बलूचिस्तान, और चौथा यहाँ पे हो गया हेरात। तो सेल्यूकस निकेटर ने कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह दहेज रूप में दिए थे, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात। और इसी के फलस्वरूप इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था, इतना विस्तृत साम्राज्य हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य का। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को लगभग 500 हाथी भेंट किए थे। 500 हाथी भेंट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह हुआ था, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह आप इसे कह सकते हैं, मतलब जो जिसका विवरण हमें इतिहास में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पे देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का, शाहगौर अभिलेख। शाहगौर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बन सकता है कि शाहगौर अभिलेख कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है शाहगौर अभिलेख। ये शाहगौर अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है। और इसमें विवरण क्या देखने को मिलता है, इसमें मिलता है, देखो 312 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भयंकर यहाँ पे क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये शाहगौर अभिलेख है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इसमें सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। यानी 312 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो सूखे से पीड़ित जो प्रजा थी उनको राहत दी थी, उनकी मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसकी बात इसमें कही गई है शाहगौर अभिलेख में। तो शाहगौर अभिलेख उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, इसमें क्या देखने को मिलता है, क्या इसमें उल्लेखित है, तो सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की इसमें बात कही गई है। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये सुदर्शन झील का निर्माण इसने कहाँ कराया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, गुजरात। इसको पहले सौराष्ट्र कहा जाता था, सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र जो कि अभी का है गुजरात है ये। तो यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इस सुदर्शन झील को आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि आगे मैं अभी इतिहास में जब आगे बढ़ूंगा तो वहां पे ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारी जगह आई है सुदर्शन झील, 2 या 3 जगह ये और आई है अभी। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे सौराष्ट्र में एक क्या हुआ करता, गवर्नर हुआ करता था। सौराष्ट्र में गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका नाम क्या था, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त। तो इसी पुष्यगुप्त ने इस सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त कौन था, यह गवर्नर था, कहां का, सौराष्ट्र का। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के अंतर्गत ये सौराष्ट्र आता था उस समय। तो यहाँ पर पुष्यगुप्त द्वारा ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, किसके कहने पर, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। देखो मौर्य साम्राज्य में 3 महान शासक हुए, मतलब अगर हम क्रम की बात करें, वैसे महान तो चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक, इन्हीं को जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार हुए और बिंदुसार के बाद अशोक हुए। तो तीनों अलग अलग धर्म को मानते, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए थे, अलग अलग धर्मों को इन्होंने ग्रहण किया था। जैसे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को मानते थे। इनके पुत्र हुए बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत अनेक काम भी किए। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने इनके शासन काल के दौरान प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तब हुई थी प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जैन मुनि थे भद्रभाव, ये भी इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि जैन मुनि भद्रभाव का काफी प्रभाव रहा है चंद्रगुप्त मौर्य पर। अभी अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीत की जो कि 300 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और ये कहाँ आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलगोला, तो यहाँ पर जैन मुनि भद्रभाव के नेतृत्व में तपस्या करके संलेखन पद्धति द्वारा देह त्यागी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने देह कब त्यागी थी, 298 ईसा पूर्व में। किसके नेतृत्व में, जैन मुनि भद्रभाव के नेतृत्व में तपस्या करके संलेखन पद्धति द्वारा इन्होंने देह त्यागी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जिस पहाड़ी पर इन्होंने देह त्यागी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसे आज भी चंद्रगीर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, चंद्रगीर पहाड़ी। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। शाहगौर अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको नोट करना है। सुदर्शन झील काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको नोट करनी है। बाकी इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना किससे विवाह किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर ने कब आक्रमण किया था, 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल्स में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छोड़ सकता है। प्रथम जैन संगीत ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान हुई।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, ये राजगद्दी पर बैठते हैं 298 ईसा पूर्व में, और 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के या मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार, मगध में। ठीक है, देखो शासन कहाँ चल रहा है, मगध में चल रहा है, और मगध की जो सीमा है वो काफी विस्तृत अब हो चुकी है, हिंदू कुश पर्वत से लेकर आपका दक्षिण में सौराष्ट्र। देखो दक्षिण की जानकारी कैसे मिलती है, जो ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ये कहाँ कराया गया है, पश्चिम में। ठीक है, सॉरी पश्चिम में, पश्चिम सौराष्ट्र गुजरात में। तो इसका मतलब सौराष्ट्र गुजरात तक भी फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य। तो इसकी जानकारी, क्योंकि यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब देखो बिंदुसार, इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा। ठीक है, दूसरी पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की दुर्धरा, एक पत्नी हेलेना। उपनाम क्या था बिंदुसार का, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से या अमित्रकेटस के नाम से। इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रु विनाशक। किसका अर्थ है ये, अमित्रघात का अर्थ। गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था बिंदुसार। अब बिंदुसार का एक समकालीन सीरिया का शासक था, सीरिया शासक, जिसका नाम क्या था, एंटियोकस। सीरिया शासक, इसका समकालीन कौन था, एंटियोकस। एंटियोकस से यहां पे बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। एक था विदेशी मीठी शराब, विदेशी मीठी शराब, और दूसरा था यहां पे सूखी अंजीर, और तीसरा था यहां पे एक दार्शनिक, एक सोफिस्ट, यानी आप दार्शनिक कह सकते हैं। लेकिन दार्शनिक भेजने के लिए बिल्कुल इसने मना कर दिया था। बाकी अन्य चीजें इसने मित्रघात यानी बिंदुसार को भेंट की थी, विदेशी मीठी शराब और सूखी अंजीर। साथ ही साथ सीरिया शासक एंटियोकस का एक राजदूत किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था, जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। डाइमेकस। तो सीरिया शासक एंटियोकस का जो राजदूत था डाइमेकस नामक व्यक्ति, ये किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में ये आया था। बिंदुसार के शासनकाल में ही जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था तक्षशिला, यहाँ पे विद्रोह हुए थे, और बिंदुसार ने अपने जो इसका बड़ा पुत्र था सुसीम, क्या था उसका नाम, सुसीम, इसको भेजा था। लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया इस विद्रोह को कुचलने के लिए। फिर बिंदुसार ने अपने एक उसका दूसरा पुत्र था अशोक, इसको भेजा, और ये मतलब राजनीति इसको अच्छी तरीके से आती, तो ये इसमें सफल हो गया। जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको कुचलने में बिंदुसार का कौन सा पुत्र सफल हुआ था, अशोक इसमें सफल हुआ था। तो बिंदुसार के बारे में कुछ ऐसे और अन्य फैक्ट नहीं है, इसके शासनकाल के दौरान ऐसी कोई विशेष अन्य घटना नहीं घटी थी। उसके बाद शासक बनता है बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसको अशोक महान के नाम से जानते हैं। अशोक महान के नाम से अशोक को जाना जाता है, अशोक सम्राट के नाम से अशोक को जाना जाता है। काफी महान शासक हुआ अशोक। अब वैसे हम यहाँ पे अगर बात देखेंगे कि अगर शुरुआती इतिहास देखें अशोक का, तो शुरुआत में अशोक एक क्रूर शासक हुआ करता था। कलिंग युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। कलिंग युद्ध में बहुत ही भयंकर यहाँ पे विनाश किया था अशोक ने। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय में इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ कि उसने बिल्कुल यहाँ पे अपने अस्त्र शस्त्र मतलब युद्ध करना ही छोड़ दिया था। तो अभी पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक का अगर हम शासनकाल की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पे बात पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो ये गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे इसका शासनकाल 273 क्यों लिखा गया है? एक्चुअली हुआ क्या था कि
ये राजगद्दी पर 273 में ही बैठ जाता था, लेकिन इसके जो अन्य भाई थे उनके साथ इसका सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। 273 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक इसके अपने भाइयों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा, और ऐसा माना जाता है कि इसके लगभग 99 भाइयों की इसने हत्या की। इसके 100 भाई थे, 100, ठीक है, और इसमें से 99 भाइयों की इसने हत्या की, और सिर्फ एक भाई जो इसका अपना भाई हुआ करता था, उसका नाम था, जो इसका सगा भाई था, उसका नाम था तिस्या, तो इसकी उसने हत्या नहीं की थी। बाकी 99 भाइयों की हत्या कर ली थी अशोक ने। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में अशोक किस प्रकार का शासक रहा होगा। ऐसे ही उसने तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने में असफल हुआ था, लेकिन अशोक इसको दबाने में सफल हो गया था। तो अपने 99 भाइयों की हत्या की थी इसने, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लगातार जो 273 से लेकर 269 BC यानी ईसा पूर्व तक संघर्ष इनका चलता रहा, आपसी संघर्ष सत्ता के लिए। आखिरकार 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे किस प्रकार अशोक राजा बनता है। अब देखो, अशोक का जन्म कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम था बिंदुसार और माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक बैठ जाता है मगध की गद्दी पर। मगध उस समय एक बहुत बड़ा इसका साम्राज्य फैल चुका था। यहाँ पे मौर्य वंश के शासक शासन कर रहे थे, तो काफी शक्तिशाली राज्य था उस समय मगध। अब देखो, जो अशोक था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राजा बनने से पूर्व, जब आप मौर्य काल की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा, तो देखो, एक तो राजा होता था, और जो उस राज्य के अंतर्गत अन्य प्रांत हुआ करते थे, तो उन प्रांतों का जो शासन व्यवस्था संभालते थे वो कौन संभालते, राजा के पुत्र। तो इसी प्रकार बिंदुसार का एक पुत्र था अशोक। जब बिंदुसार राजा था, तो अशोक उस समय राजा बनने से पूर्व उज्जैन का प्रांतपाल था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतपाल था या कहाँ का प्रशासक था, तो वो था उज्जैन का प्रशासक। लेकिन अब अशोक बन चुका है मगध का राजा। जब अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है, तो उसी के ठीक 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग युद्ध होता है। कब होता है, 261 ईसा पूर्व में। अब देखो, एक बार यहाँ पे मैप में नजर डालते हैं कि कहाँ पे है कलिंग और किस प्रकार अशोक यहाँ पे आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। यानी दक्षिण में विशेष तौर पर यहाँ पे अशोक ने अपने राज्य का विस्तार किया था। यह है यहाँ पे कलिंग। जब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको बता रहा था, उस समय इनका इस प्रकार से था राज्य की सीमा, यानी कलिंग मौर्य साम्राज्य में नहीं आता था, लेकिन ये यहाँ पे ये मगध है। देखो, तो अब अशोक ने कलिंग पर यहाँ पे आक्रमण कर दिया है। कब किया है, 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया है। और ये इतना भयंकर आक्रमण होता है, इतनी मारकाट इसमें होती है। और जो कलिंग की राजधानी इस समय कहाँ थी, ये भी आपको नोट करनी है। तो कलिंग की जो राजधानी थी वो थी इस समय तोसली। तो तोसली पर अधिकार कर लेता है अशोक और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला देता है। जब कलिंग को विजित करके अशोक लौट रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में इतनी सारी स्त्रियां, बच्चे ये बिलक बिलक कर रो रहे थे। क्योंकि देखो, सारे लोग युद्ध में अधिकांशतः जो कलिंग के अधिकांश जो लोग थे, वो जो पुरुष थे, वो इस कलिंग युद्ध में मारे जाते हैं। अशोक ने बिल्कुल यहाँ पे मृत्यु का तांडव मचा दिया था। तो अशोक का हृदय यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है और वो ये निर्णय लेता है कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसके बाद उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है उपगुप्त द्वारा, और उसके बाद वो बौद्ध धर्म स्वीकार करके धार्मिक कार्यों में लग जाता है। बड़े बड़े धार्मिक कार्य होते हैं अशोक के शासनकाल के दौरान। तो कुल मिला के कलिंग युद्ध इसका अंतिम युद्ध था अशोक का। इसके बाद कोई भी युद्ध अशोक ने नहीं लड़ा। और इस कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक ने स्वयं अपने 13वें शिलालेख में किया है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से।
आ सकता है एग्जाम में कि अशोक का जो कलिंग आक्रमण था उसका विवरण, उसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं जो दीर्घ शिलालेख हैं, और उसका जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का विवरण देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, हाथी गुम्फा शिलालेख, इसमें यह विवरण मिलता है कि जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था तो इसमें कलिंग शासक कौन था? कलिंग शासक, तो इस समय कलिंग जो शासक था वो था दोस्तों नंदराज। कलिंग शासक इस समय कौन था? नंदराज। तो कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अशोक ने कई धार्मिक कार्य किए। तो अगर हम धार्मिक कार्यों की बात की जाए तो अशोक किस धर्म से प्रेरित हुआ था? बौद्ध धर्म से। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में जितने भी 3 शुरुआत के राजा हुए, इनके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, धर्म, और यहाँ पे है, एक सेकंड है, इसको थोड़ा यहाँ पे ये पीछे कर लेते हैं। ये हो गया राजा और ये हो गए इनके धर्म। तो अगर हम बात करें सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार किस धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय को। और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, और अशोक किस धर्म को मानता था? किस धर्म से प्रेरित हुआ? बौद्ध धर्म। तो तीनों राजा, इन्होंने तीनों ने अपने अलग अलग धर्म को अपनाया था, अलग अलग धर्म के पथ पर चले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, और अशोक बौद्ध धर्म। ये आपको नोट करना है। तो अशोक को जो बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली वो मिली निग्रोध से। किससे मिली? निग्रोध से। अब ये निग्रोध कौन था? तो ये था भतीजा किसका? अशोक। तो अशोक के भतीजे निग्रोध से अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, ये अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। उसके बाद अशोक काफी प्रभावित होता है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में बहुत सारे प्रचारक अशोक ने अन्य राज्यों में भेजे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तीसरी बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? अशोक के शासनकाल के दौरान। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय शासक कौन था? अशोक। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति? मोगलीपुतम तीस की अध्यक्षता में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार अध्यक्षता पूछा जाता है। वैसे अगर हम बात करें बौद्ध संगीति तो अधिकांश क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि तीसरी बौद्ध संगीति या पहली संगीति या दूसरी संगीति ये कहाँ हुई थी और उस समय राजा कौन था? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और इस समय शासक कौन था? अशोक था। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुतम तीस ने। साथ ही साथ धर्म प्रचारक के रूप में कई अन्य क्षेत्रों में अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे। तो जैसे श्रीलंका में कौन कौन भेजे? महेंद्र और संघमित्रा। ये अशोक के पुत्र और पुत्र थी। अशोक का पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। और उसके बाद सोन एवं उत्तरा को भेजा सुवर्ण भूमि, जो आज बर्मा क्षेत्र स्थित है उसे पहले सुवर्ण भूमि कहा जाता था, और यहाँ पे सोन एवं उत्तरा को अशोक ने भेजा था। तीसरा था मझांतिक, इसको कश्मीर और गांधार भेजा था। और चौथा था महारक्षित, इसको भेजा था यवन देश में। और ऐसे ही बहुत सारे अन्य प्रचारकों को नियुक्त करके विभिन्न क्षेत्रों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। उसके बाद यहाँ पे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ वृहदत्त। अब देखो वृहदत्त ये मौर्य वंश का अंतिम शासक, इसका मतलब इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? इसका सेनापति था, उसका नाम था दोस्तों यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है किसकी? वृहदत्त की। और इस प्रकार से मौर्य वंश का
समापन होता है मगध से और एक नए राजवंश की स्थापना होती है, शुंग राजवंश। तो शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मौर्य शासक, जो मौर्य अंतिम शासक थे, वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। लेकिन अभी इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंडियन हिस्ट्री की, यानी नवा लेक्चर, उसमें हम अभी मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति कैसी थी, कला के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, और अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे फिर शुंग राजवंश की ओर। तो दोस्तों, आपको ये इंडियन हिस्ट्री का हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कितनी हेल्पफुल आपके लिए सीरीज है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अच्छे से आपको दोस्तों ये नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हर चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में विद मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ सके। तो अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स तैयार करने हैं, और लगातार आपको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर अधिक से अधिक करें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।